लास्ट क्लास में हम लोग आपके क्या देख रहे थे, संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज, यानी कि आपके डेमोक्रेसी के अंदर अगर कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक, तो हमारा संविधान पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को एक आम इंसान से ज्यादा अधिकार देता है, ठीक है, और जरूरी भी है क्योंकि अगर कोई आपके जनप्रतिनिधि है तो आम इंसान से कुछ तो डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो ये जो आपके विशेषाधिकार हैं ये व्यक्तिगत और आपके सामूहिक दोनों रूप से दिए जाते हैं। व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल एमपी या एमएलए को, और सामूहिक मतलब पूरे हाउस को, ठीक है। अब व्यक्तिगत विशेषाधिकारों की हम बात करें तो हमने लास्ट क्लास में व्यक्तिगत विशेषाधिकार देखे कि व्यक्तिगत विशेषाधिकार में प्रत्येक आपके एमपी या एमएलए को हाउस में बोलने की और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये प्राप्त है, मतलब कुछ भी आपके बोल सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक। लेकिन कोई भी आपके एमपी या एमएलए जज के बिहेव पे तभी कमेंट कर सकता है हाउस में जब जज को हटाने का प्रस्ताव इंट्रोड्यूस हो चुका हो, ठीक है। दूसरा याद रखना, आपके किसी एमपी या एमएलए को आपके सेशन स्टार्ट होने के 40 दिन पहले और सेशन समाप्त होने के 40 दिन बाद तक किसी भी सिविल मैटर में आपके अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आगे, किसी एमपी या एमएलए को स्पीकर या चेयरमैन की परमिशन के बाद ही कोर्ट में आपके विटनेस के लिए ले जा सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट समझना, सामूहिक विशेषाधिकार। इसको नोट करो। तो कलेक्टिव आपके, तो सामूहिक विशेषाधिकार से अब आपके तात्पर्य क्या है, तो सामूहिक विशेषाधिकार से समझना तात्पर्य, सबसे पहले आपके सदन की सभी गतिविधियों का संचालन करना, ठीक। इससे तात्पर्य यह है कि हाउस की गतिविधियां कैसे संचालित की जाएंगी ये पूरा हाउस बैठ के आपके क्या करेगा, डिसाइड करेगा, ठीक। संविधान में कहीं भी नहीं लिखा कि लोकसभा की कार्यवाही कैसे चलेगी या राज्यसभा की कार्यवाही कैसे चलेगी, ठीक। ये लोकसभा की कार्यवाही के अपने खुद के नियम है और राज्यसभा की कार्यवाही के अपने खुद के नियम है। कब सेशन आएगा, कब नहीं आएगा, कब एडजॉर्न होगा आपके, कब कौन सी कार्यवाही होगी, कब क्वेश्चन ओवर होगा, कब आपके 0 ओवर होगा, ये सब आपके आंतरिक कार्यवाही का विषय है और इसका पूरा अधिकार किसके पास में, हाउस के पास में, ठीक है। दूसरा आगे याद रखना, आपके सदन की गतिविधियों का प्रसारण, लोकसभा और राज्यसभा टीवी देखते हो ना, कौन सी गतिविधि प्रसारित करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ये हाउस के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा, आपके जो विजिटर्स हैं उन्हें आपके लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग में देखने की अनुमति देना है या नहीं देना है, ये भी हाउस के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, आपके कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसका मतलब यह है कि आपके पार्लियामेंट की बैठक चल रही है और कोई एक्सटर्नल एलिमेंट अगर वहां कुछ बोलता है तो ये हो गया आपके कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो हाउस का जो स्पीकर या चेयरमैन है वो आपके सेंटेंस यानी कि सजा देने का अधिकार रखता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो सेशन ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद के सत्र, तो संसद के सत्र से आपके मतलब क्या होता है, ठीक। सत्र का मतलब होता है मीटिंग ऑफ हाउस, लोकसभा का सत्र लग रहा हो तो लोकसभा के सभी सदस्यों की मीटिंग, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा का सत्र लग रहा हो तो राज्यसभा के सभी सदस्यों की मीटिंग, तो सेशन ऑफ हाउस इसे हम कहते हैं आपके सत्र, ठीक। अब आपके जो सेशन है, सेशन का मतलब मीटिंग ऑफ हाउस, तो अब आपके मीटिंग बुलाता कौन है, ये समन कौन करता है सेशन को, राष्ट्रपति, समाप्त कौन करता है, राष्ट्रपति, एडजॉर्न कौन करता है, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन, ठीक है। एक एडजॉर्नमेंट याद रखना, साइन डाई एडजॉर्नमेंट, अनिश्चितकालीन स्थगन, इसका मतलब आपके क्या होता है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, जब कभी भी सत्र को स्थगित करेगा स्पीकर या चेयरमैन तो ये कहेगा कि सत्र की कार्यवाही कल शुरू होगी या सत्र की कार्यवाही परसों शुरू होगी, ठीक। अब अगर ऐसा कोई स्थगन हो कि ये कहे स्पीकर या चेयरमैन कि सत्र की कार्यवाही आगे भविष्य में शुरू होगी और कब शुरू होगी इसकी सूचना आपको बता दी जाएगी, इसका मतलब कोई डेट नहीं दिया, ये कहलाता है साइन डाई एडजॉर्नमेंट, अनिश्चितकालीन स्थगन, ठीक है। अगला याद रखना, 2 सेशन के बीच में जो मैक्सिमम गैप हो सकता है वो भारत में कितना हो सकता है, 6 मंथ, ठीक। अब नेक्स्ट आगे समझना, तो 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप कितना है, 6 महीने, यानी कि अगर 30 जून को सेशन खत्म हुआ है तो इसका मतलब 1 जनवरी को सेशन शुरू होगा ही होगा, एनी हाउ, इससे ज्यादा गैप नहीं हो सकता। इसके बाद में याद रखना कोरम, कोरम आपके क्या कंसेप्ट होता है, कोरम से मतलब आपके क्या है कि आपके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएट एनी प्रोसेस इन हाउस, ठीक। इसका मतलब आपके क्या है, कोई भी आपके लोकसभा या राज्यसभा कोई भी सदन हुआ, अगर सदन में किसी भी कार्यवाही को शुरू करना है तो वहां एक न्यूनतम सदस्य संख्या का होना जरूरी है, ठीक। उसी न्यूनतम सदस्य संख्या को हम कहते हैं क्या, कोरम, यानी कि सदन की किसी भी गतिविधि को प्रारंभ करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या होती है वो कहलाती है कोरम या गढ़पूर्ति। ये होता है कितना, 110, मतलब
लोकसभा में कोई भी कार्यवाही शुरू करनी है तो मिनिमम 55 सदस्य होने चाहिए, और राज्यसभा में कोई भी शुरू करने हैं तो मिनिमम 25 सदस्य। ठीक, टोटल हाउस की संख्या का कितना होता है कोरम? 1/10। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना टाइप ऑफ सेशन, यानी सत्र के प्रकार। तो टाइप ऑफ सेशन यानी कि आपके संसद के सत्र। तो संसद के सत्र की अगर हम आपके बात करें तो नेक्स्ट याद रखना 2 प्रकार के सेशन आपके संसद में होते हैं, एक जनरल सेशन और एक अदर सेशन। अब जनरल सेशन की बात करें तो बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, ये 3 होते हैं आपके जनरल सेशन। ठीक, अब जनरल सेशन में आपके सबसे पहले बजट सेशन आपके साल का पहला सेशन होता है। ठीक है, अब दूसरा याद रखना ये फरवरी से मई तक चलता है बजट सेशन। ठीक, और नेक्स्ट ये साल का सबसे बड़ा सेशन होता है, इस सेशन में आपके बजट पास होता है। दूसरा आपके मानसून सेशन जुलाई अगस्त, मानसून सेशन नाम इसलिए क्योंकि ये बरसातों में होता है। तीसरा आपके विंटर सेशन आपके नवंबर दिसंबर, ये सर्दियों में होता है इसलिए विंटर सेशन, और ये सबसे छोटा सेशन होता है साल का। ठीक है, अब इसके अलावा 3 सेशन और होते हैं आपके, लैम डेक सेशन, स्पेशल सेशन और ज्वाइंट सिटिंग। अब ये तीनों क्या होते हैं ये समझ लो। अब मानसून सेशन में दिन नहीं हो सकता है 25 जुलाई को शुरू हो, 15 अगस्त खत्म हो जाए, ये तो महीने हमने बताए हुए हैं, इसमें हो कभी भी सकता है। ठीक है, अब अगला याद रखना लैम डेक सेशन। अब लैम डेक सेशन का मतलब आपके क्या है? जैसे ही आपके नई लोकसभा का गठन होता है, इलेक्शन होता है, ठीक है, तो नई लोकसभा का जब गठन होगा तो उसमें पुरानी लोकसभा के पूरे 545 एमपी बुलाए जाएंगे। ठीक, उनको दी जाएगी फेयरवेल पार्टी। ठीक है, अब जरूरी थोड़ा है कि जो पुरानी लोकसभा के 545 एमपी हैं जो इस बार भी चुन के आए हों, कुछ हार गए होंगे, कुछ को टिकट ही नहीं मिला होगा। ठीक है, तो जो चुन के नहीं आए उनको हम बोलेंगे लैम डेक मेंबर। तो ये बेसिकली लैम डेक सेशन आपके एक नाम मात्र का सेशन होता है, इसमें पुरानी लोकसभा के एमपी को फेयरवेल पार्टी दी जाती है एक तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा याद रखना स्पेशल सेशन। स्पेशल सेशन से आपके तात्पर्य क्या है कि मान लिया आपके न तो बजट सेशन चल रहा, ना मानसून सेशन, ना विंटर सेशन, अगर किसी हाउस के बनवाई 10 मेंबर प्रेसिडेंट से आपके रिक्वेस्ट करें कि हमें आपके एक सेशन लाना है, ठीक, तो प्रेसिडेंट स्पेशल सेशन लाने की परमिशन दे सकता है। ठीक है, तो स्पेशल सेशन किसकी परमिशन से? प्रेसिडेंट। इसके बाद में आपके ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक। तो नेक्स्ट याद रखना ज्वाइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108। तो संयुक्त बैठक की अगर हम आपके बात करें तो ज्वाइंट सिटिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझें। तो ज्वाइंट सिटिंग का अर्थ होता है कंबाइंड मीटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की आपके क्या हो, एक साथ बैठक हो, मतलब एक बड़े हॉल में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के एमपी को बैठा दिया जाए। ठीक है, अब दूसरा आपके समझना, ज्वाइंट सिटिंग बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। ज्वाइंट सिटिंग आपके कब बुलाई जाती है? जब लोकसभा और राज्यसभा आपके किसी विधेयक पर एग्री ना हो। ठीक है, इसके बाद में याद रखना प्रिसाइडिंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी कौन होता है आपके ज्वाइंट सिटिंग का? लोकसभा स्पीकर, और अगर ये एब्सेंस हो तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर, और ये एब्सेंस हो तो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन, और अगर ये भी एब्सेंस है तो एक कोई पर्सन जो साधारण बहुमत से इलेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो वो भी लोकसभा का ही होगा क्योंकि यहां डिसाइडिंग फैक्टर लोकसभा का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद में तो अगला टॉपिक आपके फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद के कार्य। तो संसद का पहला कार्य तो क्या होता है? कानून बनाना। ठीक है, दूसरा भारत के अंदर आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था में पार्लियामेंट का दूसरा काम होता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर कौन कंट्रोल करेगा? यहाँ पार्लियामेंट। ठीक है, अब यहां नेक्स्ट आगे समझना टू मेक द लॉ। तो सबसे पहला काम, अब सबसे पहले समझना कानून बनाने वाली प्रोसेस अगर हम देखें तो सबसे पहले कोई बिल आपके इंट्रोड्यूस होगा। बिल मतलब आपके बे प्रोविजन जिनके ऊपर हम कानून बनाना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं बिल या विधेयक। ठीक है, बिल या विधेयक को आपके हो सकता है कोई एमपी इंट्रोड्यूस करे, हो सकता है कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करे। अगर एमपी इंट्रोड्यूस करता है तो इसे बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट बिल, और मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है तो इसे बोलते हैं गवर्नमेंट बिल। तो गवर्नमेंट बिल के पास होने के जो चांस होते हैं वो ज्यादा होते हैं।
ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सामान्यतः पार्लियामेंट में गवर्नमेंट बिल ही इंट्रोड्यूस होते हैं। विपक्ष अगर कोई बिल ले भी आए तो वो पास होने के चांस ना के बराबर होते हैं। अब ये बिल आया आपके लोकसभा में, लोकसभा से पास हुआ तो राज्यसभा, और राज्यसभा से पास हुआ तो प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो ये बन गया एक्ट। ठीक, अब नेक्स्ट आगे समझना। अब दूसरी प्रोसेस अगर हम कंट्रोल करने वाली प्रोसेस देखें तो कंट्रोल करने वाली प्रोसेस, इसको फिगर को बना लो कि किस तरह से कंट्रोल करती है आपके पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में अब याद रखना आप, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव आपके अपर हाउस, लोअर हाउस और प्रेसिडेंट से मिलकर बनती है। अपर हाउस यानी राज्यसभा, लोअर हाउस यानी लोकसभा। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो टेम्परेरी और परमानेंट, टेम्परेरी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और परमानेंट में आपके ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, अब ये जो आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम में, इसमें जो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव का निर्माण है, इसमें कहां से होता है? लोकसभा में जो मेजोरिटी वाली पार्टी होती है वो यहां बनाएगी टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये जो आपके टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव है, इस पे कंट्रोल हमेशा होगा किसका? लोकसभा या लेजिस्लेटिव। तो भारत में लेजिस्लेटिव का काम सिर्फ एक्ट बनाना ही नहीं है, एक्ट बनाने के साथ ये टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल करती है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम आते हैं आपके एक्ट बनाना। ये बना दिया फिगर? तो नेक्स्ट याद रखना, बिल्स इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट, संसद में आपके प्रस्तुत होने वाले विधेयक। तो संसद में अगर प्रस्तुत होने वाले विधेयकों की अगर हम बात करें आपके, तो 4 प्रकार के आपके बिल होते हैं संसद में प्रस्तुत। पहला ऑर्डिनरी बिल, दूसरा मनी बिल, तीसरा फाइनेंस बिल और चौथा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो सबसे पहले आपके इनको समझे हम, ये 3 बिल क्या है? जो इन 3 कैटेगरी के नहीं है वो सब ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वह बिल जो संविधान में संशोधन करने से संबंधित हो। मनी बिल और फाइनेंस बिल वे बिल जो आपके पैसे के लेन देन से संबंधित हो। इसके अलावा सारे बिल हो गए ऑर्डिनरी बिल। तो इसका मतलब संसद में अगर 100 बिल प्रस्तुत होते हैं तो 97 ऑर्डिनरी होते हैं, बाकी का 1-2 फाइनेंशियल और मनी बिल हो जाएंगे, 1-आध कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, अब ऑर्डिनरी बिल आपके कैसे पास होता है, मनी बिल कैसे, फाइनेंस बिल कैसे और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैसे, अब इस प्रोसेस को हम समझ लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं हम ऑर्डिनरी बिल पे। तो ऑर्डिनरी बिल आपके, इसको समझे, कर लिया नोट? अब नेक्स्ट याद रखना, ऑर्डिनरी बिल की अगर हम बात करें तो वह बिल जो ना तो मनी बिल है, ना फाइनेंस बिल है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, तो हर ऐसा बिल होगा ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल को पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में हम इंट्रोड्यूस करते हैं, इधर लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे तो पहले लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट उसे साइन करेगा, और राज्यसभा में करेंगे तो राज्यसभा से पास होगा, फिर लोकसभा, फिर प्रेसिडेंट। ठीक है, अब किसी भी हाउस में जब आपके ऑर्डिनरी बिल जाता है तो वो 3 स्टेप में पास होता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। तो अब समझ लो ये प्रोसेस। तो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, इन तीनों में आपके होता क्या है ये सब। तो कोई भी बिल आपके 3 रीडिंग में पास होता है हर हाउस से जो आपके बिल होता है। तो इसमें फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है? फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ बिल इंट्रोड्यूस होगा और सरकारी गजट में उसे प्रस्तुत कर दिया जाएगा। गजट का मतलब गवर्नमेंट की बुक होती है जिसमें अपने वो एक्शन, इसके अलावा बिल्स, इन सबको क्या करती है? इंट्रोड्यूस करती है। मतलब सरकार की कोई भी कार्यवाही अगर हो रही है तो वो उसमें गजट में प्रकाशित जरूर होगी। ठीक है, अब इसके बाद में सेकंड रीडिंग में क्या होगा? फर्स्ट रीडिंग में तो सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ और सरकारी गजट में प्रस्तुत हो गया। सेकंड रीडिंग में 3 राउंड होंगे, जनरल डिस्कशन, कमेटी एडवाइज और फाइनल डिस्कशन। जनरल डिस्कशन में आपके बिल पर पब्लिक ओपिनियन लिया जाएगा, मीडिया से आपके जनता की राय पूछी जाएगी, मीडिया उसे पब्लिश करेगी, गजट में प्रस्तुत होती है कि सरकार ऐसा बिल ला रही है। इस पर जनता की राय ली जाएगी, एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओ, इसके अलावा आपके प्रेशर ग्रुप, इन सब की राय ली जाएगी। ठीक है, इनकी राय के बाद अब नेक्स्ट आपके यहाँ स्टैंडिंग कमेटी होगी, आपके जो बिल पे क्या देगी? अपनी एडवाइस देगी, सब राय पे दिमाग में रख के कि जनता क्या चाह रही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ बिल पर सिलेक्ट कमेटी, आपके जो प्रवर समिति है, इसने अपना क्या कर दिया? एडवाइस दे दी। इसके बाद फाइनल डिस्कशन। अब यहाँ फाइनल डिस्कशन होगा पार्लियामेंट के हाउस में, जिसमें भी इंट्रोड्यूस किया गया है, इस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। ठीक है, इसके बाद थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में कोई अमेंडमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा, जो यहां से बन के आ गया सीधा उठा के उसको पास कर दिया जाएगा, आइदर पास्ड और नॉट पास्ड, जो भी हो। अब ये चला गया कहां?
दूसरे हाउस। अब दूसरे हाउस में आपके क्या होगा, दूसरा हाउस एग्रीड विद फर्स्ट हाउस, पहली कंडीशन, तो बिल पास्ड बाय अनदर हाउस, पास हो गया, चला गया प्रेसिडेंट के पास, साइन हुआ एक्ट। अब नॉट एग्री विद फर्स्ट हाउस, तो इसका मतलब प्रेसिडेंट समन करेगा ज्वाइंट सिटिंग। ठीक, ज्वाइंट सिटिंग में सिंपल मेजोरिटी से आपके बिल पास होगा या नहीं होगा, जो भी होगा, सिंपल मेजोरिटी से बिल पास तो कहां चला गया, प्रेसिडेंट के पास, साइन हुआ तो एक्ट। ठीक है, हाँ ऑर्डिनरी बिल है, सिंपल मेजोरिटी है दोनों जगह, ऑर्डिनरी सिंपल मेजोरिटी है एक्ट। ठीक है, हाँ ऑर्डिनरी बिल है, सिंपल मेजोरिटी है दोनों जगह, ऑर्डिनरी बिल का ही मतलब सिंपल मेजोरिटी है। ज्वाइंट सिटिंग में तो नहीं, ऐसे केस में नहीं, अगर मान लिया अपर हाउस से पास हो गया, लोअर हाउस ने एग्री नहीं किया, ज्वाइंट सिटिंग बकायदा बुलाई जाएगी, तो यहां तो सिंपल मेजोरिटी आना तय है, क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग में हमेशा लोकसभा पावरफुल होगी, क्योंकि 545 सदस्य संख्या है उसकी। नेक्स्ट आगे याद रखना ज्वाइंट सिटिंग। तो ज्वाइंट सिटिंग की अगर हम आपके बात करें तो भारत में आज तक 3 बार ज्वाइंट सिटिंग आई है, डाउरी बिल, बैंकिंग सर्विस बिल और टेररिज्म प्रिवेंशन बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जीएसटी में, ध्यान जरूर रखना बिल है कौन सा। जीएसटी के द्वारा क्या हुआ है, संविधान में संशोधन करने के बाद जीएसटी आई है, क्योंकि फेडरल फीचर को प्रभावित करने वाला बिल था आपके ये जीएसटी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की खास बात क्या है, दोनों हाउस से पास होना जरूरी है, अगर नहीं हुआ तो लैप्स हो जाएगा ये, फिर अमेंडमेंट नहीं होगा। जबकि ऑर्डिनरी बिल में पावरफुल कौन है, लोकसभा। ठीक,